Morning children, welcome to our Orient Public School online educational channel. Today our subject is science for class 8th and this is our last lecture of this chapter. जी हाँ, हमारा ये तीसरा लेक्चर है और आज हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे. इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी लर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चरल टूल्स and now we are going to read एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. जी हाँ, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है खाद एवं उर्वरक मिलाना. तो सबसे पहले द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशंस फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. यानी कि वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर पर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उसे खाद एवं उर्वरक कहते हैं. Soil supplies minerals, nutrition to the crop plants. These nutrients are essential for the growth of plants. In certain areas, farmers grow crops from after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happens to the nutrients. जी हाँ, मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है, ये सब जानते हैं. यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है. कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक बार के बाद दूसरी फसल उगाते रहता है. ये हमेशा देखते हैं कि कभी इस चीज़ की खेती है तो कभी दूसरे चीज़ों की खेती उसी जगह पे कर देते हैं. तो खेत कभी कभी खाली, मतलब खेत को कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते. तो इमेजिन कीजिए आप लोगों को कि आखिर पोषकों का क्या होता है, न्यूट्रिशंस का क्या होता है. तो मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस obtained from the decomposition of plant or animal wastage. Farmers dump plants and animals waste in the pits at open places and allow it to decompose. The decomposition is caused by some microorganisms. The decomposed matter is used as organic manure. You have already learnt about वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6. जी हाँ, खाद एक कार्बनिक यानी कि जैविक पदार्थ है जो कि इन पौधों एवं जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है और किसान पादप या जंतु अपशिष्टों का एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन मतलब होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं. उसको मतलब गड्ढा में डाल के छोड़ देते हैं, जो कुछ जीवों द्वारा होता है. अपघटित पदार्थ जो भी होते हैं खाद के रूप में उनका उपयोग किया जाता है. और इस चीज़ को आप क्लास 6 में भी पढ़े होंगे, जिसको हम वर्मी कंपोस्टिंग के नाम से जानते हैं. इसके बारे में आप लोग वहाँ पे भी पढ़ चुके हैं. अब देखिए कि सीड्स ऑफ ए फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन. ये एक हेल्प बॉक्स है, उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें क्या कहा गया कि सीड्स ऑफ ए फ्यू प्लांट्स सच एज ए पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन ए नर्सरी. When they grow into seedlings, they are transplanted to the field manually. Some forest plants and flowering plants are also grown in the nursery. जी हाँ, धान जैसे कुछ पौधों के बीज को पहले पौधशाला में लगाया जाता है. पौधे तैयार हो जाने पर ही उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित करते हैं, मतलब रोपते हैं. कुछ वन्य पौधे एवं पुष्प पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं, फिर बाद में उसको ये किया जाता है, लगाया जाता है खेतों में. अब है इसमें कि एक एक्टिविटी हम लोग करते हैं. इस एक्टिविटी के दौरान हमें पता चलेगा कि मतलब जैसे कि इस एक्टिविटी के द्वारा हमें पता लगेगा कि खाद एवं उर्वरक के साथ पौधों की वृद्धि कैसे होती है. ठीक है, तो इसके लिए हम एक्टिविटी क्या करेंगे. टेक अ मूंग और ग्राम सीड्स एंड साइज सीडलिंग्स. टेक 3 empty glasses or similar vessels. Mark them A, B and C. To the glass A, add the little amount of soil mixed with a little cow dung manure. In glass B, put the same amount of soil mixed with a little urea. Take the same amount of soil in glass C without adding anything. फिगर 1.3 में आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से किया गया है. Now pour the same amount of water in each glass and plant the seedlings in them. Keep them in the safe place and water them daily. After 7 to 10 days, observe their growth. जी हाँ, अब हम इसमें क्या एक्टिविटी करेंगे कि सबके घर में अवेलेबल होता है मूंग अथवा चना, तो उसके बीज को लेंगे थोड़ा सा और उसे अंकुरित होने के लिए छोड़ देंगे. फिर इनमें से मतलब एक ही ग्लास के
एक ही तरह के मतलब एक ही आकार वाले 3 ग्लास लेंगे और सभी पे चिपका देंगे ए, बी एवं सी, कोई निशान लगा देंगे उस पे ताकि पता चले कि ये ए है, बी है और सी है। थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे तीनों में, ठीक है। उसके बाद उसमें थोड़ी सी गोबर का खाद मिलाएंगे ए में, ग्लास में। ए जो ग्लास ए होगा उसमें थोड़ी सी मिट्टी और थोड़ा सा गोबर की खाद को मिला देंगे। ग्लास बी में समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाएंगे, यूरिया जो कि खाद होता है, मैनुअर। फिर ग्लास सी में कुछ मिट्टी सिर्फ थोड़ा सा लेके छोड़ देंगे और उसमें कोई भी चीज़ नहीं मिलाएंगे। और फिर उसमें उसमें मूंग और चने के जो बीज होंगे उसमें डाल के छोड़ देंगे। फिर हम देखेंगे क्या उसमें प्रतिदिन पानी डालना है, समान मात्रा में पानी डालकर उसको सुरक्षित स्थान पर छोड़ देना और प्रतिदिन पानी देते रहना है। 7 से 10 दिनों बाद उनकी वृद्धि को चेक करना है, ठीक है। फिर नोट कीजिए क्या क्या होता है आखिर उसकी, मतलब वो पौधे अंकुरित होते हैं कि नहीं होते हैं, कौन सा है क्लास वाले, ए, बी या सी। तो जैसा कि इसमें दिखाया गया है, ए में सामान्य पौधे दिख रहे हैं, बी में उससे ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं और सी में ना की मात्रा में। तो ऐसा क्यों हुआ, तो इसके लिए हम पढ़ेंगे। सबसे पहले better growth of plants, in which glass was growth forest. Fertilizers are chemicals which are rich in a particular nutrients. How are they different from manure? Fertilizers are produced in factories. Some examples of fertilizers are urea, ammonium sulfate, सुपर फास्फेट, पोटास, NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, द यूज़र द पोटेशियम। तो इसके लिए क्या है कि उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होती है। मतलब वे खाद कैसे भिन्न है एक दूसरे से। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है, ये हम सब जानते हैं। उर्वरक के कुछ उदाहरण भी है, जैसे कि यूरिया हुआ, अमोनियम हुआ, सल्फेट हुआ, सुपर फास्फेट, पोटास, ये सारे चीज़ हुए। फिर द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प फार्मर्स टू गेट बेटर yield ऑफ क्रॉप्स सच एज wheat, पैडी और माइस, बट excessive use of fertilizers has made the soil less fertile। जी हाँ, तो इसका उपयोग इनके उपयोग से किसानों को गेहूँ, धान, मक्का जैसी फसलों को की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। परंतु उर्वरकों के अधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में भी, मतलब उसका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कमी आ जाती है उसमें। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए अथवा 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। The use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity. It replenishes the soil with nutrients. अब जो खाद का उपयोग होता है, उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल का अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में भी सभी पोषक की प्रतिपूर्ति होती है, मतलब सभी तरह के पोषक तत्व उसमें प्राप्त हो जाते हैं। अब another method of replenishing the soil with nutrition through crop rotation। तो ये चीज़ जैसे कि हम बताए हैं कि आप दूसरे तरीके से भी मिट्टी के मतलब उसको उपजाऊ बना सकते हैं। कैसे, क्रॉप रोटेशन, यानी कि एक जगह पर मान लीजिए एक फील्ड में हम काम करते हैं तो फिर मतलब एक में अभी गेहूं लगाए हैं तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर उसको हम छोड़ देंगे, या तो खाली छोड़ देंगे या नहीं तो वहाँ पे दूसरे चीज़ को लगाएंगे। तो इससे क्या होता है, क्रॉप रोटेशन से आपकी भूमि जो है, मतलब सॉइल जो होती है उसमें मतलब पौष्टिक तत्व मिल जाते हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, कि खाद और उर्वरक में क्या अंतर होता है। तो फर्टिलाइजर यानी कि जिसको हम उर्वरक कहते हैं, ये एक मानव निर्मित लवण है, मतलब मानव निर्मित है। और खाद जो है वो एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। दूसरा है ये उर्वरक, मतलब फर्टिलाइज़र, इसका उत्पादन जो है वो फैक्ट्रियों में होता है। और खाद जो है वो खेतों में बनाई जाती है। तीसरा है कि फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, पर उर्वरक से मिट्टी में को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। और ठीक इसके विपरीत खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। फोर्थ नंबर, उर्वरक में फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिशंस लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, लेकिन ठीक इसके अपोजिट खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम, इसकी अपेक्षा
कम होते हैं। अब है टेबल 1.1 गिव्स द डिफरेंसेस, ये तो आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एडवांटेज ऑफ मैन्योर। मैन्योर से लाभ क्या क्या होता है, तो खाद से लाभ क्या क्या होते हैं, तो ये चूँकि द ऑर्गेनिक मैन्यूअर इज़ कंसिडर्ड बेटर दैन फर्टिलाइज़र, दिस इज़ बिकॉज, यानी कि खाद, जैविक खाद जो होता है उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है कि इसमें जो होता है वो मिट्टी को, मतलब मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है इससे, खाद से। और खाद से मिट्टी भुरभुरी एवं सुगंध मतलब अच्छी बनती, मतलब अच्छी होती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। साथ में इससे मतलब इसके जो खाद के जो मित्र होते हैं वो जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, फिर इससे जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। ये सारे जो है वो एडवांटेज ऑफ मैन्योर हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंचाई की, इरिगेशन। तो इरिगेशन क्या है? ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। जी हाँ, तो इसको सिंचाई, जैसे जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधों की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है, ये सब हम जानते हैं। और साथ में ये भी जानते हैं कि पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण भी होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधे में लगभग 90% क्या होता है? वाटर। जी हाँ, जल होता है। जल का 90% भाग पौधों में होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरन, यानी कि जो बीज अंकुरित होते हैं शुष्क स्थिति में, वो नहीं हो सकता अगर जल नहीं रहे तो। और जल में घुले हुए जो पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है वह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट द रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन, यानी कि निश्चित अंतराल पर खेतों में जल देना ही सिंचाई कहलाता है। और सिंचाई का समय जो होता है वो बारंबारता, मतलब फसलों, मिट्टी एवं ऋतुओं में भिन्न होता है। अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग सिंचाई की जाती है। मतलब कहने का मतलब कि कभी कभी किसी चीज फसल में दो दो बार सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी नहीं भी पड़ती है। तो इस तरह से ये डिपेंड करता है हमारे ऋतु पे, सीज़न पे, मिट्टी पे, इन सब चीज़ों पे और फसल पे। गर्मी में पानी देने की बारंबारता, मतलब पानी देने की जो स्थिति होती है वो अधिक होती है। ऐसा क्यों? क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों के जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में। सबसे पहले अब आते हैं सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। अब संसाधन, सिंचाई के स्रोत कौन कौन है? तो ये सब जानते हैं, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि कुआं, नलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि जो होते हैं वो क्या होते हैं? जल के स्रोत होते हैं। जी हाँ, अब हम बात करते हैं सिंचाई के पारंपरिक तरीके। तो पारंपरिक यानी कि हमारा ट्रेडिशनल मेथड जो पहले से चलते आ रहा है। तो जैसे कि कुआं, झील एवं नहर, वाटर हुआ, ठीक है, लेक्स हुआ, कैनल्स हुआ, ये सारे जो होते हैं, नहरों में उपलब्ध जल को निकाल कर हम खेतों तक पहुंचाने के लिए क्या क्या करते हैं? जैसे कि कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड, सो दिस मेथड्स आर चीपर बट लेस इफिशियंट। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर मोट, पुले, चेन पंप, यानी ढेकी एंड राहत। यानी कि अब क्या होता है कि कभी कभी मवेशी अथवा मजदूर, ये मतलब जो ये पारंपरिक तरीके होते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं, मवेशियों का लेते हैं सहयोग। मवेशी और मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। अतः यह स्रोत जो है यह सस्ते होते हैं और परंतु यह कम मतलब होता है, इसलिए विभिन्न इसके जो होते हैं वो निम्न है। जैसे कि मोट घिरनी जिसको हम कहते हैं, चेन पंप, ढेकली, रहट, ये सारे जो होते हैं, ये सारे तंत्र जो होते हैं जिसमें जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं जैसे कि सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। अब जो मॉडर्न आया है, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, वो है आपका क्या है? स्प्रिंकलर सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। तो व्हाट इज स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम? दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशियंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। जी हाँ, स्प्रिंकल जो होता है, स्प्रिंकल सिस्टम मतलब छिड़काव तंत्र, जो कि ये जो होता है, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल का मात्रा
कम मात्रा उपलब्ध होता है। और ये जो है ये किससे किया जाता है, ये पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे जो होते हैं उनसे पूरा घुमा के पाइप से जुड़े होते हैं और पाइप की सहायता से ही इसमें छिड़काव होता है। अब व्हाट इज़ ड्रिप सिस्टम? इन दिस सिस्टम वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। यानी कि ड्रिप तंत्र में जो होता है, इस विधि में जल की बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र भी कहते हैं। और साथ में एक चीज़ इसके बारे में हम ये भी जानेंगे कि फलदार पौधे, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है और इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, मतलब बर्बाद नहीं, तो वेस्टेज नहीं जाता है। अतः यह सबसे कम मतलब यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान की तरह काम करता है, मतलब बहुत ही अच्छा है ये। अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब हम खरपतवारों से सुरक्षा की बात करते हैं। तो खरपतवारों से सुरक्षा में क्या है, जैसे कि हम बता रहे हैं, जैसे in the field many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. जी हाँ, खेत में कई ऐसे अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं और उन पौधे को जो बिना चाहे हुए जो पौधे उगाते हैं उसे खरपतवार कहते हैं। और इस खरपतवार को हटाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं, यानी कि निराई कहते हैं। निराई वीडिंग जो है वो नेसेसरी है, आवश्यक है, क्योंकि खरपतवार जल, पोषक फिर जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं, इसीलिए इसकी निराई करना जरूरी है। तो आप लोग देखते होंगे कि कमैनी किया जाता है देहात में, कि अगर जो भी अगर हम गोभी का पौधा लगाते हैं, गोभी लगाते हैं, तो उसमें अनवांछित मतलब अनवांटेड ये अनडिज़ायरेबल कुछ पौधे उगाते हैं, तो उसको किया जाता है, बार बार उसको हटाया जाता है। तो क्यों? ताकि उस पर उसका प्रभाव ना पड़े। अब हम देखते हैं कि वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल by using certain chemicals called weedicides like 2,4-D. These are sprayed in the fields to kill the weeds. They do not damage the crops. The weeds are diluted with water to be extent required and sprayed in the fields with a sprayer. जी हाँ, अब हम बात करते हैं रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे कि 2,4-D खेतों में इनका मतलब इसमें दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज नंबर ये कि कैसे वो छिड़काव कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जो होते हैं वो खरपतवार पर इसका छिड़काव होता है, जिससे खरपतवार जो होते हैं वो पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती है। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रे मशीन की सहायता से इसका छिड़काव करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसे पहले भी बताया गया कि खरपतवार की वृद्धि के समय जो पुष्पन एवं बीज बनने के पहले ही खरपतवारनाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवारनाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, तो उन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए, मतलब मास्क पहन के करना चाहिए, इन तरह से। अब आते हैं हम लोग हार्वेस्टिंग। जी हाँ, हार्वेस्टिंग की ओर आते हैं। तो हार्वेस्टिंग क्या है? कटाई क्या होता है? फसल की कटाई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मेच्योर इट इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग, यानी कि फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं या उसे धरातल के पास से काट देते हैं। एक अनाज फसल जैसे कि मान लीजिए गेहूं को हम लोग हसूली से काटते हैं, ठीक है। इस तरह से जैसे कि अब हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ आइदर डन मैनुअली बाय सिकल, जी हाँ, और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। यानी कि कभी कभी हम लोग जो हमारे खेतों में जो कटाई की जाती है वो दो तरह से की जाती है, या तो हसूली का प्रयोग किया जाता है और नहीं तो हार्वेस्टर मशीन से किया जाता है, जिसको हम लोग, और हाँ, इसे एक थ्रेसिंग मशीन भी कहते हैं, उससे भी कटाई की जाती है। तो इस तरह से जब फसल पक जाते हैं तो कटाई का प्रक्रिया शुरू होता है। अब आते हैं स्टोरेज पे। स्टोरेज क्या होता है? यानी कि भंडारण। कोई भी जब मतलब जो कोई भी फसल तैयार हो जाता है तो उसका स्टोरेज करना इम्पॉर्टेंट होता है। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क इफ़ द हार्वेस्टेड गेन्स आर
to be kept for longer time, they should be safe from moisturizer. Insects, rats, and microorganisms harvested gains more moisturizer. If freshly harvested grains are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organisms, making them unit for use on और फॉर जर्मिनेशन। जी हाँ, अब जो किसी भी उत्पादन का भंडारण किसी भी प्रोडक्ट का मतलब कोई भी चीज़ हम प्रोड्यूस करते हैं उसका भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों का अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी या फिर कीट या चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दोनों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उन्हें खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले उसको थोड़ा सा धूप लगाना आवश्यक होता है, जिससे उसमें फिर से नमी आ जाती है। अब ये चीज़ देखिए कि किसान जो होते हैं वो अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों में करते हैं। देखते ही होंगे कि सभी के गांव में जो भी फसल जैसे गेहूं का हुआ तो उसे धूप थोड़ा लगा के उसको बोरे में पैक कर दिए जाते हैं ताकि वो सुरक्षित रह सके, और नहीं तो उसे ड्राम में भी रख दिया जाता है। अब वो लोहे का ड्राम होता है और टीन का ड्राम होता है, इस तरह से। तो इस चैप्टर को समाप्त करने से पहले हम एक बार रिकॉल देखते हैं कि इसमें व्हाट डू यू हैव लर्नड, आप लोगों ने इसमें क्या क्या सीखा। तो इस चैप्टर में मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने इस चैप्टर के दौरान क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले आपने सीखा कि अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को किस तरह से भोजन प्राप्त मतलब प्रदान करने के लिए विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाया गया है। फिर किसी भी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को क्या कहते हैं, हम फसल कहते हैं, तो ये जाना। फिर हम लोगों ने क्या जाना, भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं, रबी और खरीफ फसल। मतलब फसल के बारे में जाना कि कौन कौन से फसल होते हैं। फिर हम लोग जाने कि जुताई करके मिट्टी तैयार कैसे किया जाता है। फिर बीजों का उचित गहराई पर मतलब बीज कैसे तैयार किया जाता है, उर्वरक और खाद के बारे में जाना। फिर हम लोग हार्वेस्टिंग के बारे में जाना। फिर जाना इरिगेशन के बारे में। और फिर हम लोग जब फसल पक के तैयार हो जाते हैं और फिर उसके बारे में जाने कि फसल जब पक के तैयार होता है तो उसका स्टोरेज कैसे किया जाता है। तो इस तरह से इस चैप्टर में हम लोगों ने पूरा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में पूरा तरह से देखा कि किस तरह से एक फसल को उगाया जाता है किस सीज़न में, और किस तरह से उसे हार्वेस्ट करके स्टोरेज किया जाता है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। Thanks for today.